नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा प्रसारित किए जा रहे इस उपग्रह शैक्षिक प्रसारण में मैं नीतिका, प्राध्यापिका हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, पठन पाठन की इस श्रृंखला में हम आज हिंदी व्याकरण विषय के अंतर्गत मुहावरे एवं लोकोक्तियों का अध्ययन करेंगे। आज के इस अध्ययन में हम मुहावरा अर्थात मुहावरे से क्या अभिप्राय है, मुहावरे की क्या विशेषताएं हैं, लोकोक्तियाँ, बहुत महत्वपूर्ण लोकोक्तियाँ एवं मुहावरों के कुछ उदाहरण, उसके साथ साथ हम अपनी प्रिय पुस्तिका क्षितिज के भी कुछ अध्यायों से महत्वपूर्ण मुहावरों का अध्ययन करेंगे। अंत में हम अभ्यास के प्रश्न भी अवश्य करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं। मुहावरे ये एक बहुत रोचक विषय है, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मुहावरे से क्या अभिप्राय है। मुहावरा अर्थात शब्द समूह का वह रूप जिससे उसका साधारण अर्थ नहीं, लाक्षणिक अर्थ प्रकट हो, उसे हम मुहावरा कहते हैं। भाषा को रोचक एवं प्रभावपूर्ण बनाने में मुहावरे एवं लोकोक्तियों का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके द्वारा भाषा सशक्त हो जाती है एवं भाषा में चमत्कार भी आ जाता है। मुहावरा इस शब्द का शाब्दिक अर्थ है बोलचाल या बातचीत। जब वाक्य में किसी शब्द या शब्द समूह का सामान्य अर्थ नहीं लिया जाता, जिस अर्थ को हम जानते हैं वो अर्थ नहीं लिया जाता, बल्कि उसी से मिलता जुलता लाक्षणिक अर्थ लिया जाता है, तो उसे मुहावरा कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हमने ये जाना कि मुहावरे से क्या अभिप्राय है, उसी तरह से हमारे लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि मुहावरे की क्या क्या विशेषताएं हैं। मुहावरे की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि मुहावरा वाक्य का अंग या अंश होता है। वह स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे ये कहें कि आँखों का तारा, तो इससे कोई सीधा अर्थ प्रकट नहीं होता है। इसके स्थान पर ये कहा जाना चाहिए कि कोई भी नाम जैसे कि विनय, मोहन आदि अपने माता पिता की आँखों का तारा है, तो वाक्य में स्पष्टता आती है। दूसरी विशेषता, मुहावरे के शब्दों को पर्यायवाची अथवा समानार्थी शब्दों से परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मुहावरा जैसे है उसी प्रकार से ही प्रयोग होना चाहिए। जैसे आँखें दिखाना, इसके स्थान पर यदि मैं ये कहूँ नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु आदि दिखाना, तो ये सही मुहावरा नहीं है। हमें आँखें दिखाना मुहावरा ही प्रयोग करना है। मुहावरों के रूप में कोई हेर फेर या परिवर्तन आदि नहीं होता, चाहे स्त्रीलिंग हो अथवा पुल्लिंग। जैसे ये कहा जाए कि फूल कर कुप्पा हो जाना, ये एक प्रसिद्ध मुहावरा है। इसे किसी स्त्री के संदर्भ में कहा जाए कि वह फूल कर कुप्पी हो गई, तो ये सही नहीं है। हमें पुल्लिंग ये चाहे स्त्रीलिंग जिसके लिए भी हम प्रयोग कर रहे हैं, मुहावरा जैसे है उसी तरह से ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे उसे बहुत क्रोध आया और वह फूल कर कुप्पा हो गई। अगला मुहावरे की अगली विशेषता ये है कि मुहावरे में मूल क्रियापद का होना अति आवश्यक है, जिसके अंत में अधिकतर ना प्रत्यय लगा रहता है। जैसे हाथ मलना, अंधे की लकड़ी होना, 9 2 11 होना, आकाश पाताल एक करना आदि आदि। किंतु वाक्य में इस बात को ध्यान रखना आवश्यक है कि क्रिया कर्म के वचन, कारक आदि के अनुसार बदल जाती है। जैसे 2 बैलों की कहानी प्रेमचंद जी ने लिखी है और इस कहानी में सांड दोनों बैलों की मित्रता, उनकी एकता से हार मानकर 9 2 11 हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, आइए कुछ अब हम लोकोक्तियों के विषय में पढ़ते हैं। लोकोक्तियों को कहावत भी कहा जाता है। लोक और उक्ति, इन 2 शब्दों के योग से लोकोक्ति शब्द का निर्माण हुआ है। लोकोक्ति का अर्थ है लोगों में प्रसिद्ध बात। लोकोक्तियाँ सामाजिक जीवन के अनुभव के आधार पर बनती हैं। इनका प्रयोग
हम अपनी आवश्यकता के अनुसार करते हैं, कहीं कथन की पुष्टि के लिए तो कहीं उपदेश देने के लिए लोकोक्तियों का प्रयोग प्रभावकारी सिद्ध होता है। लोकोक्तियाँ विशेष संदर्भ में प्रयुक्त होती हैं और उनका विशेष ही अर्थ लिया जाता है। जैसे कोयल होए न उजरी सोमन साबुन लाए। इसमें कोयल उसके जन्मजात गुण कालापन को प्रकट करती है। उजला होना इस गुण के परिवर्तन को प्रकट करता है। और सोमन साबुन लाए, सोमन साबुन अर्थात बहुत सारा साबुन लगाने पर भी कोयल जो है वो उजली नहीं हो सकती, किंतु हमने इसका विशेष अर्थ लेना है। जैसे कि ऊपर कहा गया है कि लोकोक्तियाँ विशेष संदर्भ में प्रयुक्त होती हैं और विशेष ही उनका अर्थ लिया जाता है। तो यहाँ सोमन साबुन लाए से अभिप्राय है विभिन्न उपायों को करने पर भी, यही इसका विशेष अर्थ है। अतः इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हुआ कि विभिन्न उपायों को करने से भी व्यक्ति का नैसर्गिक एवं जन्मजात गुण या अवगुण बदला नहीं जा सकता। तो ये आपको समझ आया कि लोकोक्तियों का विशेष अर्थ होता है। आगे देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, अर्थात बलवान की ही जीत होती है। हम इसे वाक्य में प्रयोग करें तो हम गरीबों की कौन सुनता है। यहाँ तो जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात है, आपको चित्र में दिख ही रहा है। लोकोक्तियाँ बहुत ही रुचिकर होती हैं। आगे देखिए, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, अर्थात समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। पहले तो पढ़ने का समय खेलकूद और घूमने में खराब कर दिया और अब परीक्षा निकट आ गई तो रो रहे हो। ये तो वही बात हुई, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। आगे देखिए, आम के आम और गुठलियों के दाम, अर्थात दोहरा लाभ। पहले तो अखबार पढ़ ली और फिर उसे रद्दी में भी अच्छे दामों पर बेच दिया। इसी को कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। मतलब कि अखबार पढ़ने से जानकारी प्राप्त हुई, फ़ायदा हुआ, और दूसरा लाभ क्या हुआ, रद्दी बेचने का भी फ़ायदा हो गया। अगला है एक अनार 100 बीमार। एक वस्तु के लिए अनेक ग्राहक होना। जब भी एक पद के लिए आवेदन मांगा जाता है तो सैकड़ों आवेदन आ जाते हैं। यह तो वही बात हुई कि एक अनार और 100 बीमार, अर्थात एक चीज़ को चाहने वाले अनेक लोग हों। आइए अब आगे करते हैं। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, अर्थात साधारण चीज़ से भी ज़रूरत से ज़्यादा सावधान रहना। वाक्य बनाएं। जब से बांकेलाल ने अपने मुनीम से धोखा खाया है, तब से वह साधारण नौकर पर भी विश्वास नहीं करता। सच ही है कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। अगला देखिए, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। पहाड़ खोदने पर चूहिया निकली, अर्थात इससे अभिप्राय हुआ परिश्रम बहुत अधिक करने पर भी बहुत कम लाभ होना। वाक्य, सुबह से शाम तक कमर तोड़ मेहनत करने पर भी मजदूरी सिर्फ 50 रुपये मिली। खोदा पहाड़ निकली चूहिया वाली उक्ति याद आ गई। आगे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, दोषी निर्दोष को ही दोषी ठहराए। एक तो तुम्हारे पशुओं ने मेरा खेत खराब कर दिया और उल्टा तुम मुझ पर ही चिल्ला रहे हो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, अलग अलग परिस्थिति के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार अपनी बात को रोचक बनाने के लिए लोकोक्तियों का प्रयोग होता है। आइए देखते हैं मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर क्या है। प्रथम अंतर है, मुहावरे का प्रयोग वाक्यांश की भांति किया जाता है, वह वाक्य का अंग होता है, और जो लोकोक्ति होती है उसका कथन के अंत में स्वतंत्र वाक्य के रूप में। दूसरा अंतर है,
लोकोक्तियाँ मुहावरों की तरह वाक्य का अंग नहीं होती, यह पूर्ण वाक्य होती हैं। आपने उदाहरण में देखा ही है कि कथन के अंत में पूरा पूरा वाक्य दिया गया होता है लोकोक्तियों का। मुहावरे में वाक्य के अनुसार परिवर्तन करना आवश्यक है, जबकि लोकोक्ति ज्यों की त्यों वाक्य में प्रयुक्त होती है। मुहावरे में वाक्य की क्रिया कर्म के वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तित हो जाती है, लेकिन लोकोक्तियाँ जैसी भी हैं उसी प्रकार से ही प्रयुक्त होती हैं। अगला अंतर है, मुहावरों की अपेक्षा लोकोक्ति का आकार बड़ा होता है। जैसे आंखें दिखाना, आंखें चुराना आदि आदि मुहावरे हैं, और आम के आम गुठलियों के दाम, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत आदि आदि। आप इन उदाहरणों में आपने देखा कि मुहावरे छोटे आकार के होते हैं और लोकोक्तियाँ पूरी पूरी पंक्ति होती हैं। मुहावरा जहाँ लक्ष्यार्थ या विलक्षण अर्थ में प्रयुक्त होता है, वहीं लोकोक्ति अपने अर्थ का स्वतंत्र बोध कराने के बाद प्रकरण या प्रसंग के अनुसार किसी विशेष अर्थ का बोध कराती है। विशिष्ट अर्थ का किस प्रकार से बोध करवाती है, हमने अभी अभी कोयलवारी लोकोक्ति में पढ़ा भी है। अगला है, मुहावरों में क्रियापद परिवर्तित हो सकते हैं, जबकि लोकोक्ति में ऐसा नहीं होता। लोकोक्ति का प्रयोग सदैव एक ही रूप में होता है। आइए अब कुछ मुहावरों के उदाहरण करते हैं। अंगूठा दिखाना, साफ इनकार करना। जैसे ही मैंने सीमा से सहायता मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा होना। सोहन अपने माता पिता की अंधे की लकड़ी है। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, स्वयं अपनी हानि करना। तुम अपने माता पिता की बात न मानकर अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगला है, घी के दिए जलाना, खुशी मनाना, उत्सव मनाना। श्री राम जी के अयोध्या वापस आने पर सभी ने घी के दिए जलाए। कमर कसना, निश्चय कर लेना, बिल्कुल तैयार हो जाना। कक्षा में अच्छे नंबर लेने के लिए विद्यार्थियों ने कमर कस ली। अगला है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, मुंह तोड़ जवाब देना या कठोर कार्यवाही करना। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के हमला करने पर ईंट का जवाब पत्थर से दिया। प्रिय विद्यार्थियों, हमने मुहावरे में जो बात को ध्यान रखना है वो यह है कि वाक्य बनाते समय हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं, न कि उसके अर्थ का। वाक्य में हमने मुहावरे को रखना है, उसके अर्थ को बिल्कुल भी नहीं। जैसे हमने लिखा, सोहन अपने माता पिता की अंधे की लकड़ी है, बल्कि हमने ये नहीं लिखा कि सोहन अपने माता पिता का एकमात्र सहारा है। यदि हम एकमात्र सहारा है लिखते हैं तो इससे वाक्य अधिक प्रभावशाली नहीं बनेगा। इसलिए हमें वाक्य में मुहावरे का ही प्रयोग करना है, उसके अर्थ का बिल्कुल भी नहीं। इस बात को सदैव याद रखना और मुहावरों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में भी समय समय पर करते रहिए, ताकि आपको मुहावरों का अच्छा अभ्यास हो सके। आइए अब हम अपनी प्रिय पुस्तिका क्षितिज के अध्यायों से कुछ मुहावरों का अध्ययन करते हैं, ताकि हमें वो अध्याय और अच्छे से समझ भी आ सके और मुहावरे भी अच्छे से हम कर पाएं। दो बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद जी के अध्याय से करते हैं। परले दर्जे का बेवकूफ़ होना, अत्यधिक बेवकूफ़ होना। गधा एक ऐसा पशु है जिसे परले दर्जे का बेवकूफ़ माना जाता है। आगे करें, जी तोड़कर काम करना, खूब परिश्रम करना। किसान खेत में जी तोड़कर काम करते हैं। तो देखा बच्चों आपने कितने अच्छे मुहावरे हैं। अगला है, दांतों पसीना आना, खूब परिश्रम करना। इतनी कड़ी धूप में काम करने के कारण मजदूरों का दांतों
पसीना आने लगा। अगला है आफतें आना, बहुत मुश्किलें आना, मुसीबतें आना। विधवा होने के बाद उस पर आफतें तो बहुत आई, किंतु उसने हार नहीं मानी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप पर भी या किसी पर भी जितनी भी आफतें आए, हमें भी हार नहीं माननी है। दिल कांप उठना, भयभीत हो जाना, इतनी जोर से बिजली कड़की कि मेरा तो दिल ही कांप उठा। 9-2-11 होना, भाग जाना, पुलिस को देखकर चोर 9-2-11 हो गए। अगला है प्यारे बच्चों, रास्ता देखना, इंतज़ार करना। तुम्हारा रास्ता देखते देखते मेरी आंखें थक गई। कहाँ उलझ गए थे? अर्थात तुम्हारा इंतज़ार करते हुए मैं बहुत थक गई थी। आखिर तुमने इतनी देर कैसे लगा दी? कहाँ रह गए थे? ये कुछ मुहावरे थे प्रेमचंद जी की कहानी दो बैलों की कथा से। आइए अब पढ़ते हैं मेरे संग की औरतें, जो कि मृदुला गर्ग जी ने लिखा है। इसके कुछ मुहावरे। हथियार डालना, हार मानना, अपनी हार स्वीकार कर लेना। अब हथियार डाल दो वरना मारे जाओगे। अगला है सेंध लगाना, चोरी से घुस आना, चोरी से आना। सेंध लगाना तो चोरों का काम है, हम किसी से नहीं डरते। अच्छा है ना? आगे चलते हैं। सिर झुकाना, स्वीकार करना, हार मान लेना। जब सेंध लगाते चोरों को दादी ने धर दबोचा, तो चोरों ने सिर झुका लिया। अर्थात चोरी से अंदर घुसते हुए चोरों को जब दादी ने देखा तो उन्हें धर दबोचा, उन्हें पकड़ लिया। तो चोरों ने अपनी हार स्वीकार कर ली और सिर झुका लिया। इन मुहावरों के कारण आपको अध्याय भी काफ़ी याद आ रहा होगा। आगे है रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर। इसके मुहावरे करते हैं। भनक पड़ना, छिपी हुई बात का पता चलना। ध्यान रहे कि हमारी बातों की किसी को भनक भी ना लगे, वरना सारा भेद खुल जाएगा। अर्थात सारी बातें सभी को पता चल जाएंगी। इसके बाद है कोरी कोरी सुनाना, साफ साफ कहना। अर्थात कटाक्ष करना भी कहा जा सकता है। रात को बस थोड़ी सी ही देर हुई थी, किंतु इस ज़रा सी बात पर माँ ने मुझे बहुत कोरी कोरी सुनाई। आगे है सिर चढ़ाना, बढ़ावा देना। मजदूरों को ज़रूरत से अधिक सिर नहीं चढ़ाना चाहिए, ये इसका वाक्य है। आगे करते हैं। मुंह फुलाना, नाराज़ होना। खिलौना ना मिलने पर बच्चा मुंह फुलाकर बैठ गया। करते हैं ना बच्चे इस तरह से। बच्चों, ये वाक्य मैंने अपने आधार पर बनाए हैं। आप इन मुहावरों का प्रयोग करके कोई भी अपनी आवश्यकता अनुसार वाक्य बना सकते हैं। जितना अभ्यास करेंगे उतने ही आप मुहावरों का प्रयोग करने में निपुण होते जाएंगे। आइए अब अगला करते हैं। मुंह छिपाकर भाग जाना, शर्मिंदा होकर भाग जाना। शर्मिंदा हो जाना, कोई भी ऐसा काम किया हो जिससे हमें शर्म आए तो मुंह छुपाकर भाग जाना। आज चक्कर काटना, बहुत भटकना। आजकल मामूली काम करवाने के लिए भी दफ्तरों में सैकड़ों चक्कर काटने पड़ते हैं। इसके बाद है ठोकर मारना, कष्ट देना। कर्जा समय पर न दे पाने पर सेठ बार बार किसान को ठोकरें मारने आ जाता है। इस प्रकार से अन्य वाक्य भी बन सकते हैं, आप अपनी आवश्यकता अनुसार बना सकते हैं। दृष्टि अटकना, आकृष्ट होना। प्रेमचंद के फटे जूते में लेखक ने जब तस्वीर देखी प्रेमचंद जी की, उसमें एक जूता सही था और दूसरे पांव का जूता फटा हुआ था, और उसी में उन्होंने अपनी तस्वीर बनवा ली। यह देखकर लेखक बहुत अचंभित हुआ और उन्होंने लिखा कि प्रेमचंद के फटे जूते पर मेरी दृष्टि अटक गई। आगे है जूते घिसना, चक्कर काटना। नौकरी पाने के लिए
जूते घिसने ही पड़ते हैं। इसके बाद है टीला खड़ा होना, अर्थात बाधाएं आना। जीवन में आने वाले टीलों से घबराना नहीं चाहिए। मतलब जीवन में चाहे कितनी भी बाधाएं आ जाएं, हमें घबराना नहीं चाहिए। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, हम करते हैं बाल गोविंद भगत, जो कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखा है। खरा उतरना, सही सिद्ध होना या सही साबित होना। आपके सभी इम्तिहानों पर मैं खरा ही उतरूँगा। उसके बाद है दो टूक बात करना, अर्थात साफ साफ बात कहना। मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करती, मुझे तो घुमा फिरा कर बात करनी आती ही नहीं। मैं दो टूक बात ही करती हूँ। अब है झगड़ा मोल लेना, जानबूझकर लड़ाई या झगड़ा करना। तुमने अशोक से झगड़ा मोल लेकर अच्छा नहीं किया, उसकी पहुँच बहुत ऊपर तक है। इसके बाद हम करते हैं लखनवी अंदाज यशपाल जी से कुछ मुहावरे। आँखें चुराना, अर्थात नज़रें बचाना। गृह कार्य पूरा न करने के कारण सीमा अध्यापिका से आँखें चुरा रही थी। इसके बाद है मुंह में पानी आना, अर्थात खाने का मन करना। किसी चीज़ को खाने के लिए मन का ललचाना। वाक्य में प्रयोग देखिए। अरे वाह, इतनी सारी मिठाई देखकर मेरे मुंह में पानी आने लगा है। तलब महसूस होना, इच्छा होना। मुझे नींबू पानी की तलब महसूस हो रही है। आगे है वक्त काटना, समय बिताना। आजकल काम ज़्यादा नहीं है, इसलिए वक्त काटना बहुत मुश्किल हो गया है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बहुत प्रसिद्ध निबंध स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। अब हम इसके प्रसिद्ध मुहावरे को करेंगे। छक्के छुड़ाना, अर्थात बुरी तरह हराना। वाक्य हमने इसी अध्याय से ही लिया है कि मंडन मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य जी के छक्के छुड़ा दिए। आगे हम प्रिय विद्यार्थियों जॉर्ज पंचम की नाक, जो कि कमलेश्वर जी ने लिखा है, से मुहावरे करते हैं। जान हथेली पर रखना, प्राणों को संकट में डालना। माँ ने जान हथेली पर रखकर सांप से अपने बच्चे को बचाया। काया पलट होना, पूरी तरह से बदलाव होना। विदेश में रहकर तो मायरा की काया पलट हो गई है। आगे है जान में जान आना, संतोष होना या तसल्ली मिलना। बहुत दौड़ धूप के बाद अब उसका बेटा मिला तो बेचारे की जान में जान आ गई। अगला है सिर लटकाना, उदास और हताश होना। इस कठिन घड़ी में सिर लटकाकर बैठने से कुछ नहीं होगा, कोशिश तो करनी ही होगी। आगे है चप्पा चप्पा खोजना, हर जगह ढूंढना। सारे घर का चप्पा चप्पा खोज लिया, मगर उसकी अंगूठी कहीं नहीं मिली। आगे है एही ठैया झूलनी हैरानी हो रामा से कुछ मुहावरे। बूते की बात ना होना, अर्थात वश का काम नहीं होना। यह मेरे बूते की बात नहीं है, यह काम तो कोई विशेषज्ञ ही कर सकता है, अर्थात इस काम को करना मेरे बस की बात नहीं है, इसे आप किसी विशेषज्ञ से करवाएं, वही कर पाएगा। इसके बाद है आँखों में मेघमाला गिर आना, अर्थात आँखों में आंसू बह आना।
पति की गंभीर हालत देखकर सुजाता की आंखों में मेघमाला घिर आई, अर्थात वह रोने लगी या उसकी आंखों में आंसू बह आए। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारी प्यारी पुस्तिका क्षितिज से ये कुछ मुहावरे थे। इन अध्यायों में और भी बहुत से मुहावरे हैं जिनका आप अध्ययन करें। इन अध्यायों के अतिरिक्त शेष अध्यायों में भी बहुत से मुहावरे हैं, उनका आप अध्ययन भी करें और मुहावरों को प्रयास कीजिए अपने दैनिक जीवन के वाक्यों में प्रयोग करने का। आइए अब कुछ अभ्यास के प्रश्न करते हैं। रेखांकित मुहावरों के सही अर्थ पर सही का निशान लगाएं। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहला है, अपनी अंगूठी को खोजने के लिए सरला ने घर का चप्पा चप्पा खोज लिया। अब इसमें चप्पा चप्पा खोजना, इस मुहावरे का अर्थ दो विकल्पों में से हमें ढूंढना है। प्रथम विकल्प है हर जगह ढूंढा और दूसरा एक दो जगह ढूंढा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सही सोच रहे हैं, उत्तर भी वही सही है। प्रथम विकल्प कि चप्पा चप्पा खोजना, हर जगह ढूंढना, प्रथम विकल्प सही है। आइए अब दूसरा करते हैं। श्री राम जी के अयोध्या वापस लौटने पर सभी ने घी के दिए जलाए। अब इसमें से दो विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प सही रहेगा हमने देखना है। प्रथम है खूब नुकसान किया और दूसरा विकल्प दिया गया है बहुत खुशी मनाई। अब इन दोनों में से आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं और मुझे भी यही सही लग रहा है, दूसरा विकल्प कि श्री राम जी के अयोध्या वापस लौटने पर सभी ने घी के दिए जलाए, अर्थात बहुत खुशी मनाई। प्रिय विद्यार्थियों, ग अर्थात आगे का दिया गया है, तुम अपने ही घर में चोरी करके अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब इसमें रेखांकित मुहावरा दिया गया है अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, और उत्तर के रूप में दो विकल्प दिए गए हैं। प्रथम है स्वयं अपनी हानि कर रहे हो और दूसरा दिया गया है दूसरों को नुकसान पहुंचा रहे हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, इसमें भी प्रथम विकल्प सही रहेगा, स्वयं अपनी हानि कर रहे हो। आइए अब आगे के अभ्यास के प्रश्न करते हैं। यह अगला अभ्यास का प्रश्न लोकोक्तियों पर आधारित है। बाईं ओर लिखी हुई लोकोक्तियों को उनके अर्थ से मिलाएं। तो प्रथम लोकोक्ति दी गई है, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। और दूसरी दी गई है, एक अनार 100 बीमार। उसके बाद तीसरी दी गई है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। और चौथी दी गई है, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। अब हमने अर्थ का मिलान करना है। प्रथम है, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। इन सभी में हमने अर्थ खोजना है। एक वस्तु के लिए अनेक ग्राहक होना, इसका अर्थ तो नहीं हो सकता। अगला है, साधारण चीज़ से भी ज़रूरत से ज़्यादा सावधान रहना। तो ये अर्थ भी मुझे सही नहीं लग रहा है। इसका अर्थ, प्यारे बच्चों, आप जो सोच रहे हैं वो मुझे सही लग रहा है कि समय बीत जाने पर पछताने से क्या लाभ। दूसरी है, एक अनार 100 बीमार। तो जी हाँ, आपने सही सोचा, एक वस्तु के लिए अनेक ग्राहक होना, ये सही अर्थ रहेगा। इसके बाद है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इसके लिए हमने दो विकल्प को पहले ही सही कर दिया है, अब बचे दो विकल्प।
या तो इसका अर्थ होगा साधारण चीज से भी ज़रूरत से ज़्यादा सावधान रहना, या फिर अधिक परिश्रम करने पर बहुत कम लाभ होना। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। खोदा पहाड़ निकली चूहिया का अर्थ होता है परिश्रम अधिक करने पर भी लाभ बहुत कम होना। अब अंतिम लोकोक्ति कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है का अर्थ हमें पता ही है। जो अंतिम विकल्प बचा है वही है साधारण चीज से भी ज़रूरत से ज़्यादा सावधान रहना। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने मुहावरे और लोकोक्तियों का अध्ययन किया। इनका अपने दैनिक जीवन में भी प्रयोग अवश्य करें। धन्यवाद।